अगर आज पूरी मानव सभ्यता से एक प्रश्न पूछा जाए कि हमारा घर कहाँ है, तो हम कहेंगे पृथ्वी। थोड़ा और सोचेंगे तो कहेंगे सोलर सिस्टम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सोलर सिस्टम भी दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। एक दुनिया जहाँ सूरज की गर्मी है, चट्टानी ग्रह है और जहाँ जीवन जन्म ले सकता है, और दूसरी दुनिया जहाँ सूरज सिर्फ एक चमकीला तारा बनकर रह जाता है, जहाँ तापमान इतना कम है कि गैस भी बर्फ जैसी बनने लगती है, जहाँ ऐसे तूफान चलते हैं जो पूरी पृथ्वी को निगल सकते हैं, और जहाँ आज तक इंसान का एक कदम भी नहीं पहुंचा है। इसी जगह को कहा जाता है आउटर सोलर सिस्टम। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये जगह है कैसी। असली सवाल ये है, क्या आने वाले हजारों साल में इंसान का भविष्य वहां पर लिखा जा सकता है? क्या एक दिन हमारी सभ्यता मंगल से भी आगे निकलकर बृहस्पति, शनि और उससे भी दूर बर्फीली दुनिया तक पहुंच सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या वो वही दिन होगा जब इंसान पहली बार सोलर सिस्टम के बाहर जाने की तैयारी करेगा? हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम इसी रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। जब हम सोलर सिस्टम कहते हैं तो कई लोगों के दिमाग में सिर्फ 8 ग्रह आते हैं, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। सोलर सिस्टम का मतलब सिर्फ ग्रह नहीं है, ये पूरा गुरुत्वाकर्षण वाला परिवार है जिसका केंद्र हमारा सूर्य है। इसमें ग्रह है, उनके चंद्रमा हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, बर्फीली वस्तुएं हैं, अरबों खरबों छोटे पिंड हैं, और सबसे बाहर एक ऐसी सीमा भी हो सकती है जहां से सूर्य का प्रभाव लगभग समाप्त होने लगता है। यानी सोलर सिस्टम एक ग्रहों का नक्शा नहीं है, बल्कि करोड़ों अरब किलोमीटर तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य है। लेकिन इस साम्राज्य के भी 2 हिस्से हैं। सोलर सिस्टम का पहला हिस्सा है इनर सोलर सिस्टम। यहीं पर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। इन चारों ग्रहों में एक बात समान है, ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं। इन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। यही सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा मिलती है। यहाँ पर तापमान बाकी ग्रहों की तुलना में काफी अधिक है, और यही आज तक जीवन मिलने का एकमात्र प्रमाण मौजूद है, हमारी पृथ्वी। अगर पूरी मानव सभ्यता को एक छोटे से गांव की तरह समझे तो इनर सोलर सिस्टम हमारा मोहल्ला है। यही हमारी सारी उपलब्धियां हुई, यही हमने अंतरिक्ष यान भेजे, और यही इंसान चंद्रमा तक पहुंचा, और आने वाले वर्षों में मंगल पर भी इंसान भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन जैसे ही मंगल की कक्षा समाप्त होती है, वैसे ही शुरू होती है एक बिल्कुल अलग दुनिया। मंगल के बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, इसके बाद सामने आता है बृहस्पति। यहीं से वैज्ञानिक सामान्य रूप से आउटर सोलर सिस्टम की शुरुआत मानते हैं। यहाँ मौजूद है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों ग्रह पृथ्वी जैसे बिल्कुल नहीं है। इन पर उतरकर चलना लगभग असंभव है, क्योंकि इनमें से अधिकांश का कोई ठोस सतह वाला जमीन जैसा हिस्सा नहीं है। ये मुख्य रूप से गैस और बर्फीले पदार्थों से बने विशाल ग्रह हैं। अगर इनर सोलर सिस्टम इंसानों की दुनिया है, तो आउटर सोलर सिस्टम प्रकृति की विशाल प्रयोगशाला है। अक्सर हम पृथ्वी पर खड़े होकर जब सूरज को देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, सूरज की रोशनी तेजी से कम होती जाती है। यह सिर्फ आंखों का भ्रम नहीं है, बल्कि फिजिक्स का नियम है। रोशनी हर दिशा में फैलती है, इसलिए दूरी बढ़ने पर वही ऊर्जा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी तक जितनी ऊर्जा पहुंचती है, नेपच्यून तक पहुंचते पहुंचते वही ऊर्जा लगभग 900 गुना से भी अधिक कम हो जाती है। यानी अगर पृथ्वी पर दिन जैसा उजाला है, तो नेपच्यून पर सूरज एक बहुत चमकीले तारे जैसा दिखाई देगा। इसलिए वहां तापमान लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि आउटर सोलर सिस्टम इतना ठंडा है। गाइस, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और ये सिर्फ बड़ा ग्रह नहीं है, ये इतना विशाल है कि बाकी सभी ग्रहों का कुल द्रव्यमान आपस में मिला दो तो भी इसके सामने कम पड़ जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि इसने सोलर सिस्टम के बनने के समय असंख्य एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की दिशा बदल दी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर बृहस्पति न होता तो शायद पृथ्वी पर टकराने वाले खतरनाक पिंडों की संख्या कहीं अधिक होती। यानी ये केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक तरह की कॉस्मिक ढाल भी है।
इसके अंदर पृथ्वी जैसी जमीन नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन गैस इतनी अधिक दब जाती है कि वो एक अलग अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे मेटेलिक हाइड्रोजन कहा जाता है। यही से बृहस्पति का बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब हम बृहस्पति को टेलीस्कोप से देखते हैं तो उस पर एक विशाल धब्बा दिखाई देता है। इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह कोई साधारण निशान नहीं है, बल्कि एक विशाल तूफान है। यह कम से कम लगभग 190 साल से लगातार देखा जा रहा है और संभव है कि इसकी उम्र इससे भी अधिक हो। हालांकि इस तूफान का आकार समय के साथ कम हो रहा है, घट रहा है, लेकिन ये आज भी पृथ्वी से बड़ा है। सोचिए एक ऐसा तूफान जिसके अंदर पूरी पृथ्वी समा सकती है। आउटर सोलर सिस्टम हमें बार बार ये याद दिलाता है कि प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है। और इसी आउटर सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है, सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह, जिसे छल्लों का सम्राट कहा जाता है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो शायद वो शनि ग्रह का नाम लेगा। उसके छल्ले इतने शानदार हैं कि पहली नजर में लगता है कि जैसे किसी कलाकार ने उन्हें बनाया हो। लेकिन ये छल्ले एक ठोस चक्र नहीं है, बल्कि ये अरबों खरबों बर्फ और चट्टानों के टुकड़े से बने हैं। इसमें कुछ कण धूल जितने छोटे हैं तो कुछ पहाड़ जितने बड़े। ये सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। वैज्ञानिक अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छल्ले बने कैसे और ये कितने समय तक बने रहेंगे। और आउटर सोलर सिस्टम सिर्फ ग्रहों की कहानी नहीं है। असल रहस्य इसके चंद्रमाओं में छिपा है। यहाँ कुछ चंद्रमा ऐसे हैं जहाँ बर्फ के नीचे पूरे महासागर होने के संकेत मिले हैं। कुछ जगहों पर पानी और गैस अंतरिक्ष में फूटते हुए देखी गई है, यानी जहाँ ऊपर सब कुछ जमा हुआ दिखाई देता है वहाँ अंदर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। यही कारण है कि भविष्य के कई अंतरिक्ष मिशन इन चंद्रमाओं पर केंद्रित है, क्योंकि अगर पृथ्वी के बाहर कहीं सूक्ष्म जीवन मिला तो उसकी सबसे मजबूत संभावनाओं में यही क्षेत्र शामिल है। लेकिन क्या कभी इंसान वहां रहेगा? आज के समय में ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन इतिहास बताता है कि इंसान हमेशा अपनी सीमाएं तोड़ता आया है। कभी समुद्र पार करना असंभव माना जाता था, लेकिन फिर इंसान ने महाद्वीप खोज लिए। फिर एक समय उड़ना सपना था, लेकिन आज हवाई जहाज सामान्य बात है। चंद्रमा भी कभी कल्पना था, लेकिन 1969 में एक इंसान वहां भी पहुंच गया। इसलिए यह कहना कि इंसान कभी आउटर सोलर सिस्टम तक नहीं जाएगा शायद जल्दबाजी होगी। हालांकि आज की तकनीक से वहां इंसानों को भेजना बेहद कठिन है। दूरी बहुत अधिक है, यात्रा कई वर्षों की होगी। इसके अलावा विकिरण, ईंधन, भोजन, मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसी बड़ी चुनौतियां सामने आएगी। आज विज्ञान इन्हीं चुनौतियों को हल करने की कोशिश कर रहा है। और आज भले ही इंसान आउटर सोलर सिस्टम तक नहीं गया हो, लेकिन हमारी ओर से मशीनें वहां पहुंच चुकी है। 1970 के दशक में भेजे गए वाइजर 1 और वाइजर 2 अंतरिक्ष यानों ने पहली बार बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की नजदीकी तस्वीरें भेजी थी। इन्हीं मिशनों ने दुनिया को दिखाया कि आउटर सोलर सिस्टम सिर्फ अंधेरा और खाली इलाका नहीं है, बल्कि अद्भुत घटनाओं से भरी एक नई दुनिया है। इसके बाद गैलीलियो, कैसिनी-हुयगेन्स, जूनो और न्यू होरिज़न्स जैसे मिशनों ने हमारी समझ को और भी गहरा किया। आज भी जूनो बृहस्पति का अध्ययन कर रहा है, जबकि वाइजर 1 और वाइजर 2 सूर्य के प्रभाव वाले क्षेत्र से बहुत दूर निकल चुके हैं और मानव इतिहास के सबसे दूर पहुंचे अंतरिक्ष यान हैं। लेकिन उनकी यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनका लक्ष्य किसी ग्रह पर उतरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे सोलर सिस्टम की असली सीमा कहाँ तक है। अगर किसी नक्शे में सोलर सिस्टम की सीमा खींचनी हो तो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम की कई सीमाएं हैं। एक सीमा वो है जहां ग्रह समाप्त हो जाते हैं और दूसरी वो जहां बर्फीले पिंड कम होने लगते हैं। और एक ऐसी भी सीमा है जहां सूर्य से निकलने वाली तेज कणों की धारा, जिसे सोलर विंड कहा जाता है, अंतर तारकीय अंतरिक्ष से आने वाले कणों के सामने कमजोर पड़ने लगती है। इस क्षेत्र को हेलियोस्फीयर कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जलते हुए दीपक के चारों ओर रोशनी का एक घेरा होता है। उस घेरे के बाहर भी दुनिया होती है, लेकिन दीपक का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। 25 अगस्त 2012
ये तारीख अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन भेजे गए आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने बाद में पुष्टि की कि वाइजर 1 ने हेलियोस्फीयर की सीमा पार कर ली है। यानी पहली बार इंसान द्वारा बनाया गया कोई यान उस क्षेत्र में पहुंचा जहां सूर्य का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। फिर 2018 में वाइजर 2 ने भी इस सीमा को पार किया। हालांकि अभी तक ये दोनों यान सोलर सिस्टम को पूरी तरह नहीं छोड़ पाए हैं। वे अभी भी उस विशाल क्षेत्र के भीतर हैं जिसे वैज्ञानिक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा मानते हैं। यानी सोलर सिस्टम हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सोलर सिस्टम में बहुत दूर एक विशाल गोलाकार क्षेत्र हो सकता है जिसे ऊट क्लाउड कहा जाता है। इसका नाम डच खगोल शास्त्री जॉन ऊट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1950 में इसका विचार प्रस्तुत किया। दिलचस्प बात यह है कि आज तक किसी अंतरिक्ष यान ने ऊट क्लाउड को सीधे नहीं देखा। लेकिन अगर ऐसा है तो वैज्ञानिक इसके बारे में इतना विश्वास कैसे रखते हैं? इसका उत्तर है कॉमेट्स। कुछ धूमकेतु ऐसे आते हैं जिनकी कक्षाएं बताती है कि वे सोलर सिस्टम के बहुत दूर वाले क्षेत्र से आए हैं। उनकी गति और दिशा का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कहीं बहुत दूर बर्फीले पिंडों का एक विशाल भंडार मौजूद हो सकता है। यानी ऊट क्लाउड कोई कल्पना नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित एक मजबूत परिकल्पना है। और अगर ये वास्तव में मौजूद है तो फिर इसमें खरबों बर्फीले पिंड हो सकते हैं। अब हम धीरे धीरे उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहां शायद इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा शुरू होती है, इंटरस्टेलर स्पेस, जिसका अर्थ है दो तारों के बीच का अंतरिक्ष। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह पूरी तरह खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत कम घनत्व वाली गैसें हैं, धूल के सूक्ष्म कण हैं, उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणें हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैले चुंबकीय क्षेत्र हैं। यानी ये खालीपन भी अपने अंदर विज्ञान की अनगिनत कहानियां छिपाए बैठा है। लेकिन क्या इंटरस्टेलर स्पेस में दूसरे सोलर सिस्टम्स भी हैं? गाइस, ऐसा हो सकता है। हमारा सूर्य कोई अकेला तारा नहीं है। रात में जो तारे दिखाई देते हैं उनमें से बहुत से तारों के अपने ग्रह हैं। 1995 में वैज्ञानिकों ने सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूम रहे पहले ग्रह की पुष्टि की थी। उसके बाद खोज का सिलसिला तेज होता गया। आज हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। कुछ पृथ्वी से बड़े हैं, कुछ बृहस्पति से भी विशाल, कुछ अपने तारे के बहुत पास है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र में है जहां तरल पानी मौजूद रहने की संभावना हो सकती है। यानी हमारा सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में अकेला नहीं है, ये अरबों ग्रह परिवारों में से सिर्फ एक है। और अगर हमारा सोलर सिस्टम एक घर है तो मिल्की वे पूरा शहर है। हमारी आकाशगंगा यानी हमारी मिल्की वे का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें लगभग 100 से लेकर 400 अरब तारे होने का अनुमान है और संभव है कि ग्रहों की संख्या तारों से भी अधिक हो। हमारा सोलर सिस्टम इस विशाल आकाशगंगा के एक साधारण से हिस्से में स्थित है। हम केंद्र में नहीं हैं और हम ना किसी विशेष स्थान पर हैं। हम तो इस विशाल संरचना के अरबों तारों में से सिर्फ एक तारे के आसपास रहने वाली एक छोटी सी सभ्यता है। लेकिन क्या इंसान कभी दूसरे तारे तक पहुंच पाएगा? ये वही प्रश्न है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर किया है। गाइस, हमारा जो सबसे नजदीकी तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी और इसकी दूरी है लगभग 4.24 लाइट ईयर्स। ये सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता में ये लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर से भी अधिक है। अगर हम आज के सबसे तेज अंतरिक्ष यान से भी वहां पहुंचने की कोशिश करें तो ये सफर हजारों वर्षों का हो सकता है। यानी कि वर्तमान तकनीक के साथ ये यात्रा व्यवहारिक नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि इतिहास बताता है कि तकनीक बदलती रहती है। एक समय ऐसा था जब इंसान घोड़े से तेज यात्रा की कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर ट्रेन आई, फिर विमान और फिर रॉकेट। आज वैज्ञानिक नई प्रणोदन तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि बेहद शक्तिशाली आयन इंजन, लेजर से संचालित हल्के अंतरिक्ष यान। हालांकि इनमें से कोई भी तकनीक आज इंसानों को दूसरे तारे तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन विज्ञान की यही खूबी है कि वो असंभव को तुरंत संभव घोषित नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे उसे चुनौती देता है। चलिए आज की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।